पहला पार्ट आज है बाई जायसवाल सर। इस पार्ट में हम 25 प्रश्न करेंगे टोटल। आइए जानते हैं 25 प्रश्न कौन कौन से हैं। आप लोग भी फीडबैक करके बता सकते हैं। ये मॉक क्वेश्चन है, मॉक पार्ट है। पहले पार्ट में 25 में से आप लोगों को क्या स्कोर है। बाकी सभी क्लासेज बेल आइकन पे यहाँ पे दे दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पढ़ना है। देखिए पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या शब्दों की सही पहचानना। तो आप सभी लोग जानते हैं पढ़ना, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति सीखना चाहता है। तो पढ़ना मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो पढ़कर अगर उस चीज़ का अर्थ समझ जाते हैं तो वह पढ़ना कहला जाता है। तो पढ़ना पढ़कर अर्थ समझना कहला जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ में चित्र दिए होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का एक प्रचलन है। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी कमेंट कीजिएगा। तो पाठ में दिए गए चित्रों का जो उद्देश्य होता है, हमारा क्या उद्देश्य है पढ़ने का, अधिकतम अंक लाना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, अव्वल लाना। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक शेरनी का सपना है। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। जो अमूर्त होते हैं, मूर्त मतलब क्या होता है, मूर्त से अमूर्त आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का जो उद्देश्य होता है, चित्र में अमूर्त जो संकल्पना होती है उसको समझने में ये क्या करते हैं, चित्र सहायता करते हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वह तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा कि भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल कौन है। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना हो जाएगा। तो भाषा के अव्यक्तात्मक जो कौशल कहलाते हैं वह कौन सा कौशल कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, सुनना और बोलना, या बोलना या लिखना कहलाया जाएगा। सभी लोग बताइए, दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी देखिए अव्यक्तात्मक कौशल पूछा जाता है तो बोलना और लिखना होता है। मतलब हमारे द्वारा ही, बच्चे के द्वारा जो बोलना होता है, लिखना होता है। आप सभी लोग देखते होंगे कि इमला बोला जाता है बच्चों को लिखने के लिए। तो इमला क्या है, शिक्षक बोलते हैं और बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लेना। अव्यक्तात्मक कौशल की बात करें, देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल सुनना, पठन कौशल पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलना, लेखन कौशल यानी लिखना। प्रथम जो 2 कौशल ग्रहात्मक कौशल होते हैं, कौन से होते हैं, ग्रहात्मक। अगर एग्जाम में आए कि ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से, तो प्रथम जो 2 कौशल होते हैं श्रवण और पठन। इसके बाद जो अंतिम 2 कौशल होते हैं वह होते हैं अव्यक्तात्मक, सुनना और पढ़ना। अंतिम 2 कौशल कौन होते हैं, सुनना पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलना एवं लिखना अव्यक्तात्मक आता है। तो पढ़ना और लिखना ये पहले कौशल हैं, इसको ग्रहात्मक कौशल बोलते हैं। और जो 2 अंतिम कौशल है आपके, लिखना, बोलना और लिखना, ये क्या कहलाते हैं, अव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। तो दोनों को आपने समझ लिया, ठीक है। आइए बात करते हैं 4th प्रश्न की। 4th प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अब निगेटिव प्रश्न आ गया। तो आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर जो है भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना होता है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना होता है और ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध होता है। लेकिन वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, कंठस्थ शब्द जो है आपके नेगेटिव दिया जाता है। कंठस्थ मतलब याद करना, और याद करना पेड़ोलॉजी में नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह उद्देश्य नहीं होगा भाषा शिक्षण का, प्राइमरी लेवल की अगर बात करते हैं। आइए बात करेंगे 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो निर्भर करती है वह समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है, कि किस पर क्या समस्या रही है उस पर पहचान करना है, उस पर कार्य करना है।
अगला भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है। आपके स्क्रीन के सामने 4 कथन दिए जाएंगे। चारों कथनों में से आपका जो कथन उचित हो, तो आप सभी ये जानते हैं कि भाषा के चारों कौशल परस्पर क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार यह रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को जो है अधिक महत्व देंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और कैसी कक्षा है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है। तो आप एक भाषा के शिक्षक हैं, तो आप किस पर अधिक महत्व देंगे। तो आप बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर शब्द, जब भी अवसर शब्द आएगा ये ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी में अवसर अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पेडागोजी में पॉजिटिव और सकारात्मक प्रश्न बनता है, सकारात्मक ऑप्शंस बनता है। इसके साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी में से क्या होते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं, यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, सभी बताइएगा। सीखने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं और अनेक कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यार में सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या होता है। बोलना कौशल 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो बोलना कौशल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, वह होता है बोलना कौशल सबसे महत्वपूर्ण। अगला, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित का वर्णन, अधूरी कहानी को पूरा करना, ये सृजनात्मक के विकास करने में सहायक होता है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सृजनात्मक नहीं होता है। सृजनात्मक ये होता है कोई भी कविता अधूरी दी गई है उसको पूरा कर देना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन कर देना, अधूरी कहानी को पूरा कर देना, ये होता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्नों को उत्तर लिखना यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, ना ही सृजनात्मकता का विकास में सहायक होता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या होता है। तो भाषा शिक्षण की अगर बात करते हैं तो बहुभाषिक संदर्भ की अगर बात करते हैं तो एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री होती है, इसलिए बहुभाषिक मतलब एक से अधिक शिक्षण सामग्री की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भाषा का ज्ञान देना। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो भाषा सीखना सार्थक होता है, निरर्थक होता है, कठिन होता है या विशुद्ध मनोरंजन के प्राप्त होती है। तो जब भाषा सीखने के प्रक्रिया में बच्चे दैनिक जीवन की ज़रूरत से दैनिक जीवन से जुड़ा होता है तो वह क्या होता है, भाषा सीखना जो है सार्थक होता है, क्योंकि बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। बच्चा जो है वह देखता आ रहा है, सुनता आ रहा है, समझता आ रहा है, उससे संबंधित है, तो वह सीखना सार्थक कहला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी सारे वीडियो में हम लिंक दे दिए गए हैं। बाकी ट्विटर से जुड़िए, एकता दिखाइए। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर आप लोग अवश्य जुड़ चुके होंगे। बात करेंगे, बच्चे विद्यालय में आने से पहले किस प्रकार के होते हैं, भाषा नहीं जानते। क्या है, होम लैंग्वेज जानते हैं, घर की भाषा बच्चे जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए अभ्यास होते हैं जिनके उत्तर कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। जो अभ्यास होंगे उनके उत्तर कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। प्राय बच्चे जो बच्चियां होती हैं, बालक बालिका जो है, विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। क्यों होते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। और आप भली भांति जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपके पास अनुभव ढेरों सारे हैं। तो प्राय जो देखा जाता है, बालक बालिका बच्चे विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। संकोच शब्द ये क्यों आ जाता है, क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है।
होम भाषा, ठीक है, घर की भाषा। अगला है जिसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, भाषा के अध्यापक बनते हैं, भाषा के शिक्षक बनते हैं, तो आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पर ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो अनुभव शब्द मैंने कहता है ना, जहाँ पर बच्चों के प्रति हो, बच्चों के प्रति ज़्यादा खिंचाव हो, बच्चों के प्रति ज़्यादा सीखने को प्रेरित करता हो, उस ऑप्शन को करना है। तो भाषा के शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने अनुभव और विचार करने के लिए उन्हें उत्सुकता जगाएंगे, ये आप करेंगे शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा अनुभव जो होता है वह समाज परिवार से प्राप्त करता है, विद्यालय से, थोड़ा बहुत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चा जो है बोलचाल सर्वप्रथम परिवार और समाज दोनों से करता है, और ये बोलचाल की भाषा को ही हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। और बच्चे की मातृभाषा की स्वीकृति प्रत्येक विद्यालय के पर होनी चाहिए। बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कोई भी बच्चा बालक बालिका सीख रहा है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। इसलिए कहते हैं बच्चे और शिक्षक के रूप मित्रतापूर्वक संबंध होना चाहिए, एक फ्रेंडली क्या है रिलेशन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो साधन होता है वह बाल साहित्य का विविध प्रयोग होता है, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान होता है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें होती हैं, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री होता है। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो साधन कहला सकता है वह कौन सा होता है, वह होता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग। विविध मतलब अलग अलग प्रयोग या कई जगह प्रयोग करना। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानना है, अलग अलग रूपों को जानना है, तो बाल साहित्य का अलग अलग प्रयोग भी करना होगा, विविध प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बस 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। जी हाँ, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप एक हिंदी के अध्यापक अध्यापिका हैं, किस कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों और वाक्यों घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो सभी लोग जानते हैं चित्रात्मक शब्द जब भी आता है तो बच्चों को समझने में प्राइमरी लेवल पे देखा जाता है। कक्षा 1 और 2 की बात है तो बच्चे अगर चित्रात्मक है तो अच्छा समझता है, शेर है, कुत्ता है, कुछ भी चीज़ें हैं, कहानी उससे संबंधित है, तो चित्रात्मक में बच्चा समझ जाता है, इसलिए 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना, या कह सकते हैं बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखिए प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर अगर भाषा शिक्षण हिंदी पेडागॉजी की बात करें, हिंदी टीचिंग मेथड की बात करें, जिसमें प्राथमिकता होनी चाहिए, वो किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, आप जानते हैं कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करता है। प्रेषित करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, बच्चे की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और मौलिकता को प्रेषित करना, ठीक है, बढ़ाना, मोटिवेट करना, मोटिवेटिव करना। 3rd वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पढ़ने का जो प्रारंभ कैसा होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, और आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में अगर 28 नंबर लाना है या 25 प्लस का स्कोर करना है तो आगे आने वाली क्लासेज इस क्लास के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली है। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है वह किससे होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ना कि वर्णमाला, कहानी, कविता से। अगर बच्चा समझ रहा है, बच्चा उस अर्थ को समझ रहा है, उस अर्थ को अनुभव करके सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रारंभ, शुरुआत वहीं से होता है। जब हम सीखते हैं कोई भी चीज़, कोई भी कार्य सीखते हैं तो उसका जब समझते हैं, और समझना ही क्या कहलाता है, अर्थपूर्ण। तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना पढ़ने का प्रारंभ होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है।
तो आप जानते हैं भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है कि भाषा क्या है? एक भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कहते हैं ना, कोई भी कार्य अगर होता है हमारे घर में, व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए ताकि नाम खराब ना हो। जब सही तरीके से होगा तो लोग यही बोलेंगे अच्छा कार्य संपन्न हुआ, खुशी हुई हमें। तो इसी प्रकार भाषा के बारे में जो उचित कथन है कि भाषा क्या है? एक नियमबद्ध एक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न, न्यारा सा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले का क्या उद्देश्य है या भूमिका निर्वाह का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चे को अनुशासित रखना। सभी बताइए। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का जो उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? वह होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर। जब भी बच्चों के अवसर की बात की जाए, बच्चों को अवसर दिया जाता है हमेशा पेडागॉजी में, वह ऑप्शन 99% सही होता है अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शन पे अगर नहीं दिया जाता है। और इस पार्ट का 25वां प्रश्न जो कि आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जो भाषा होती है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। और यह कथन किस पर लागू नहीं होता है यह बताना है। भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर या साइन बोर्ड पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और 25 में से हिंदी टीचिंग मेथड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट बाई जायसवाल सर, 25 में से आपका स्कोर कितना प्राप्त किया है सभी बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 130 प्लस जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी पेडागॉजी के कंप्लीट आपकी तैयारी करा देता है। 15 में से 15 की तैयारी करा देता है। बाकी बचे आपके 15 जो कि आपके पूछे जाते हैं, गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं, तो वो भी हम प्रिपरेशन करवा देंगे क्योंकि तैयारी साथियों 150 में से 125 प्लस की चल रही है। और यहाँ पर स्कोर प्राप्त करना मतलब सिलेक्शन लाना मतलब अव्वल आना। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, प्रत्येक शेरनी यहाँ पे अव्वल आएंगे, बस भरोसा रखिएगा। तैयारी करेंगे क्लास में हिंदी टीचिंग मेथड्स पार्ट नंबर 3 बाय जायसवाल सर। हिंदी शिक्षण विधियों के बात करेंगे, हिंदी पेडागॉजी के पार्ट नंबर 3 के बात करेंगे। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। 135 या 130 प्लस जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बाकी सभी क्लासेज बाल विकास की चल रही है। तो पहले हम 50 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम आगे की कड़ी की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न है समवाय प्रणाली में शिक्षण क्या होता है? समवाय प्रणाली आपने नाम सुना होगा, समवाय प्रणाली आपने पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपका आंसर सटीक आ गया होगा। इस समवाय प्रणाली में जो शिक्षण होता है वह गद्य पद शिक्षण के साथ साथ किसकी शिक्षा दी जाती है? व्याकरण शिक्षण कराना। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी शिक्षक बंधु हैं। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, आप सभी को माता पिता को प्रणाम करते हैं। गद्य पद शिक्षण के साथ जो व्याकरण शिक्षण अगर आप कराते हैं तो वह समवाय प्रणाली शिक्षण हो जाता है। समवाय यानी एक साथ कर लेना, समवाय करना, सम्मिलियन कर लेना। अगला प्रश्न है, हर्वटी विधि का एक दोष नहीं है, यानी हर्वटी विधि का दोष नहीं है बताना है, यानी गुण होगी, विशेषता होगी। तो यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्र नहीं देता है, यह हर्वटी विधि की क्या है? एक दोष है। रसानुभूत वाले पाठों के शिक्षण हेतु तो अधिक उपयुक्त नहीं, ये भी आपका दोष है। और इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, यह भी हर्वटी विधि का दोष है। लेकिन हर्वटी विधि का गुण यह है, विशेषता यह है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। हिंदी शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? हिंदी शिक्षण विधियों के संबंध में हिंदी टीचिंग मेथड में 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये गलत दिया गया है।
थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह हमारा हिंदी शिक्षण विधियों में गलत दिया गया है। ठीक है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो हिंदी शिक्षण विधियों के संदर्भ में देखा जाए तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि पढ़ना सिखाने के लिए शासन प्रणाली का निर्माण किसने किया था? मॉन्टेसरी, मेंजेल, फ्रॉबेल, जॉन डेवी। आप सभी जानते हैं, आपका एक एक कमेंट आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को 150 में से 125 को पक्का करता जाता है। तो पढ़ना सिखाने के लिए जो शासन प्रणाली का निर्माण है किसने किया था? मॉन्टेसरी ने किया था, सभी को नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। तो इकाई विधि का यह जो कथन है वह किसका है? सभी यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की क्या है? समग्रता। समग्रता मतलब एकता को प्रकट करती है। तो यह विधि, यह कथन है थॉमस एम रिस्क। किन्होंने रिस्क लिया है? ठीक है, समस्या योजना को संबंध बनाकर इन्होंने क्या ले लिया? रिस्क ले लिया। और संबंध हमेशा एक रिस्की ही होता है, सभी जानते हैं, आप सभी लोग युवा हैं। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें एक ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? समझिएगा, एक बार और रिपीट करूंगा। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो, यानी विद्यार्थी भाषा तक पूरे अच्छे तरीके से समझ जाए, तो ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। तो यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कहा गया है। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पे पूछा गया नहीं होता है, तो हमें यह बताना होगा कौन कौन से होते हैं। ये पता होगा तो ऑलरेडी पता हो जाएगा कि कौन सा नहीं होता है। तो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र सम्मेलन व गोष्ठियाँ होती हैं, अनुवाद होता है और विदेशी भाषा शिक्षण होता है। लेकिन प्राथमिक कक्षाएं ये जो आपके द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट कीजिए। सभी क्लासेज टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर या जायसवाल सर सर्च करेंगे, ग्रुप मिलेगा। सारे PDF फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। राष्ट्र हित में TT फैमिली है, आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है। अगला प्रश्न है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है। अगर आप बोलते हैं तो आप एक मनुष्यता की पूर्णता को पहुंचा देते हैं, यानी आप मनुष्यता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। अगर आप लिख रहे हैं, बोलने के लिए क्या है? मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचा देता है। और अगर आदमी लिखना सीख जाता है तो वह परम शुद्ध कहा जा सकता है, यह परम शुद्ध उसको बना देता है। और लेखन कौशल के संबंध में यह जो कथन दिया गया है बेकन का कथन है। बेकन का कथन यह है कि बोलना मनुष्य को क्या करता है? पूर्णता बनाता है, पूर्णता तक पहुंचाता है। और लिखना क्या होता है? आदमी को परम शुद्ध बना देता है। पूर्णता और शुद्धता किसका कहना है? बेकन का कहना है। जो दोनों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह किसका कथन है? तो ये आपके एलन एवं ईव का कथन हो जाता है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न, न्यारा सा प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। आप सभी शिक्षक बंधु मेरे सभी शेर शेरनी एक बार दहाड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जय हिंद वंदे मातरम लिख दीजिएगा। जी हाँ साथियों, भाषा की शिक्षा दी जाती है तो भाषा की शिक्षा सभी लोग जानते हैं अर्थ ग्रहण और अव्यक्त के लिए दी जाती है। अर्थ ग्रहण सभी लोग जानिएगा, भाषा का जब भी जिक्र होगा, सीखने सिखाने की बात होगी, अर्थ ग्रहण का नाम जरूर वहाँ पर जिक्र किया जाएगा, इस शब्द का जिक्र जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुमान विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? सभी जानते हैं, सिंपल साधारण सी बात है कि व्याकरण विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाए। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कैसे होता है? सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी से या अक्षरों से होता है? तो लेखन
क्रिया के शिक्षण का जो आरंभ होता है साथियों, वह किससे होता है? वह सीधी रेखाओं से होता है। बच्चा जब भी प्रथम बार स्कूल जाता है प्राइमरी लेवल में, पहले बच्चा आड़ी तिरछा अपने स्लेट में, ब्लैक बोर्ड में की रेखाएं खींचना सीखता है, यानी कलम को अच्छी तरह से पकड़ना मजबूत कर लेता है। ठीक है, तो लेखन क्रिया के शिक्षण जो आरंभ की बात कर रहे हैं, आरंभ की अगर बात रहें तो किसकी बात करेंगे? सीधी रेखा, आड़ी रेखा, यहाँ पे तिरछी रेखा दिया गया, तिरछी रेखा ना करके सीधी रेखा वाले ऑप्शन पर आपको करना है, क्योंकि शुरुआत की बात करेंगे। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी कौन सी शिक्षा होती है, कौन सा वचन होता है? आप सभी लोग जानते हैं, जब अर्थ ग्रहण का जिक्र हुआ है तो यहीं पर हमारा आंसर क्लियर हो गया था। आंसर क्लियर हो गया मौन वाचन। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी हमारा कौन सा होता है? मौन वाचन होता है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। मौन वाचन का प्रकार नहीं है संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तित्व वाचन, अनुकरण वाचन, सभी बताइएगा। तो मौन वाचन का प्रकार कौन सा नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है, सभी लोग बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, प्यारा सा प्रश्न है, जिसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है वह है। शुद्ध उच्चारण का तो संबंध होता है, सस्वर वाचन, कविता पाठ, ये तीनों का संबंध बोलने के कौशल से होता है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, वाचन मतलब बोलना ही होता है, और कविता का पाठ करेंगे तो बोलकर ही पाठ करेंगे। ठीक है, कक्षा में ऐसा होता है ना कि चलो बच्चे तुम खड़े हो जाओ और आज इस कविता को आपको पढ़ना है, यानी कविता को कविता पाठ करना है। पढ़ना मतलब पाठ करना। तो प्रतिलिपि जो कहलाती है, यह संबंध बोलने कौशल से नहीं होती, प्रतिलिपि बोलने कौशल से नहीं होती। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों को विकास हेतु किया जाता है वह विधि अनुकरण कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के लिए किया जाता है वह कौन सी कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन आपको पाना है, मेहनत आपको करना है। हर्बटी विधि का दोष नहीं है, यानी हर्बटी विधि का गुण क्या होता है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, यह गुण होता है, लेकिन यह शिक्षक को स्वतंत्र देती है, नहीं होता। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये जो है हर्बटी विधि का दोष नहीं है, ठीक है, दोष हैं, बाकी आपका ये दोष कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये आपका दोष नहीं है, ये गुण है, बाकी सारे तीनों आपके दोष कहला जाएंगे। तो प्रश्न को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर प्रश्न को उल्टा हम समझ लेते हैं कि गुण पूछा जा रहा है, जबकि वह गुण ही पूछा जा रहा है। डायरेक्टली गुण ना करके यह पूछा जाता है कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, या कौन सा विशेषता नहीं होगी, कौन सा गुण नहीं होगा, ऐसे पूछ लिया जाता है। पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो पढ़ना सिखाने के लिए जब भी साक्षर प्रणाली का जिक्र होगा ये नोट कर लेना है। साक्षर प्रणाली के निर्माण का जब भी जिक्र होता है मॉन्टेसरी का नाम आता है, सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, देखिए साक्षर विधि जो होती है, इस विधि के प्रतिपादक मॉन्टेसरी है। इस विधि के द्वारा खिलौने, चित्र, विभिन्न प्रत्यक्ष वस्तुओं और शब्दों साक्षर स्थापित किया जाता है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है। उदाहरणतः देख लीजिए कि बालक को शेर के चित्र नीचे शेर लिखकर एक बार समझा दिया जाता है। समझने के पश्चात फिर उनसे कहा जाता है कि वे ढूंढकर नाम वाले कार्डों को सही चित्र वस्तु को लगाएं, यानी कार्ड दे दिया जाएगा और नाम लिखा रहेगा, और वहाँ पे कार्ड लगाना है इस नाम का कि कौन सा जीव जानवर कौन सा नाम है इनका, और यह विधि बालकों के लिए बहुत रुचिकर भी लगती है। अगला प्रश्न, एक खेल की तरह यह विधि हो जाती है। इकाई किसी समस्या या विधि की योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता, एकता को प्रकट करती है। यह विधि का कथन है, यह किसका कथन है? आप सभी लोग जानते हैं। इकाई किसी समस्या या विधि योजना के या विधि योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। यह इकाई विधि का कथन थॉमस ए रिस्क का हो जाता है, क्योंकि इन्होंने रिस्क ले लिया है। बोलना मनुष्य को पूर्णता पहुंचाता है और लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये किसका कहना है? बेकन का कहना है। अगला प्रश्न नोट कर लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो रिपीट पर मत जाइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया गया है। टीम के द्वारा रिपीट होता है, और टीम हमारी क्या है? 1 मैन आर्मी, यानी मैं हूँ। दिन रात मेहनत करते हैं आपके एक एक क्लास के लिए, इसलिए इस मेहनत को ज़्यादा, ठीक है, आपको जायज़ नहीं जाने देना है। इस मेहनत का फ़ायदा उठाइए,
अपने सपने को साकार कीजिए, अपने मेहनत को परम शुद्ध बनाइए, अपने माता पिता को सपने को साकार कीजिए। हर माता पिता का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा या बच्ची, मेरा बालक या बालिका एक अच्छी उच्च गवर्नमेंट जॉब पाए, ठीक है, अच्छे से शादी हो, अच्छे से घर परिवार चले। इनमें से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो आप जानते हैं कि कल्पना बोध शक्तियों को विकसित करना, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, ये तीनों हिंदी शिक्षण विधियों के उद्देश्य हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना यह हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं कहलाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 से 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस क्लास को जल्द से जल्द हम कंप्लीट करते हैं। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मेगर, बीएस ब्लूम या सिम्पसन। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण शब्द आएगा, जब भी वर्गीकरण शब्द आएगा, बीएस ब्लूम का नाम सर्वोपरि गिना जाएगा, सर्वोपरि टिक कर लेना है और अपने स्कोर को बेटर कर लेना है, 1 नंबर पक्का कर लेना है। तो बीएस ब्लूम की बात करेंगे। ब्लूम की वर्ग की टेक्सोनॉमी आपने नाम सुना होगा, शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसका नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है और यह जो वर्गीकरण है सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष भी हैं आपके ब्लूम जो कहलाते हैं। और ब्लूम टेक्सोनॉमी कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया, तो सन भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रासंगानुकूल भावों विचारों के अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थग्रहण उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य या आपकी अभिरुचि परक उद्देश्य की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फर्स्ट बार में फतेह करना या इस बार अंतिम बार में फतेह कर देना। तो प्रासंगानुकूल भाव विचारों के व्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा या क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिस उद्देश्य के अंतर्गत आता है वह कहलाता है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? जी हाँ, भावात्मक घटक का ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय जो शैक्षिक उद्देश्य कहलाता है वह ज्ञानात्मक उद्देश्य है, आपका बोध उद्देश्य है, अनुप्रयोग उद्देश्य है या चरित्रीकरण उद्देश्य कहलाया जाता है। तो भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय जो शैक्षिक उद्देश्य है वह चरित्रीकरण, क्योंकि आपका जो भावात्मक है, कहते हैं ना आपके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं, आपके हाव भाव कुछ बिगड़े हुए हैं, मतलब आपका चरित्र ठीक नहीं है, आपका चरित्र बिगड़ा हुआ है। तो भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य चरित्रीकरण उद्देश्य कहलाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? पूर्वभाषी शैली, डायरी शैली, आत्मकथा शैली या संस्मरण। तो हिंदी टीचिंग मेथड में बेस्ट यह क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, उसमें पूर्वभाष शैली का प्रयोग किया गया था। और आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन है आप सभी के लिए पार्ट नंबर 3 का, हिंदी शिक्षण विधियों को पार्ट नंबर 3, हिंदी टीचिंग मेथड्स पार्ट नंबर 3 बाई जायसवाल सर। रसानुभूत किस शिक्षण की विशेषता होती है? गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, रचना शिक्षण की या व्याकरण शिक्षण की विशेषता होती है? तो किसकी विशेषता होती है आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ 25 में से आपका स्कोर कितना प्राप्त किया है। और ये थर्ड क्लास हो चुकी है, टोटल 75 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 75 में से आपका स्कोर क्या है ये भी आप लोग बता सकते हैं। प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी बना देंगे हिंदी शिक्षण विधियों की या हिंदी टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधि है उनके इम्पोर्टेंट 130 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ, 130 से अधिक प्रश्न करेंगे, जिसके यह आपका चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है हिंदी पेडागोजी बाई जायसवाल सर। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग ये तीनों पार्ट नहीं देखें तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी बना दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लासेस, सभी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। और इस क्लास में भी हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं इस पार्ट में भी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपका फीडबैक जानते हैं, 25 में से आपका स्कोर क्या है। और क्लास शुरू करने के पहले एक मन में आपको ठान लेना है, और मन में हमें क्या ठान लेना है
कि अपनी आज़ादी के सुवर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी है, और वह चाबी सभी लोग जानते हैं, शिक्षा है। इसलिए हमारा हर एक क्लास में, हर एक वर्ड में रहता है शिक्षा ही प्रकाश है। हम कहते हैं ना अक्सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम, ये ऐसे शब्द जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि रसानुभूत किस शिक्षण की विशेषता होती है। तो रसानुभूत जब भी जिक्र होता है, सभी लोग जानते हैं, यह पद शिक्षण की ठीक है विशेषता होती है, क्योंकि पद और जो कविता होता है, ये पाठ में अक्सर हमें एक क्या होता है, एक क्या मिलता है, रसानुभूत होती है, आनंद की अनुभूत होती है। जैसे बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी एक कविता का पाठ हम पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, ठीक है, देखते हैं, सुनते हैं, तब अपने अंदर के वीर रस की अनुभूत हो जाती है। आइए इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अभी तक हम 76 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किस विधि प्रणाली में शिक्षक जो है कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े भी होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग, मैं ठीक है, हो सकता है अधिकतर आप मेरे से बड़े ही होंगे, मेरे समकक्ष होंगे। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी से निवेदन है, क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते रहें, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक अवश्य कीजिएगा। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। तो वह कहलाता है व्यास प्रणाली या विधि। कौन सी व्यास प्रणाली या व्यास विधि जो होती है, इस विधि प्रणाली में शिक्षक क्या करता है, कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, व्यास प्रणाली। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है कि खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, और टीटी भर्ती के लिए यह 100% 101 सिलेक्शन वाला प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार जिक्र हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है। देखिए, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, किस पर किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, प्रश्नोत्तर द्वारा। जी हाँ, खंडान्वय मतलब खंड कर देना, किसी भी भाग को खंड टुकड़ों में बांट देना, वह क्या कहलाता है, खंडान्वय प्रणाली। और इसके भावों का स्पष्टीकरण सबसे किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रश्नोत्तर द्वारा जो है किया जाता है। कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर से जरूर जुड़िए, लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया, जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी सारा मोटिवेट करती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग जानते हो कि हमारा एक मोटिवेशन चैनल भी है, मोरल मोटिवेशन। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मोरल मोटिवेशन चैनल है हमारा। और जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, विजय जायसवाल ब्लॉग हमारा एक चैनल है। ठीक है, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो एक प्रेरणा लेते हैं एक मोटिवेशन के तौर पर। अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो जो भाषा संसर्ग प्रणाली होती है, उसमें किस पर विशेष महत्व दिया जाता है, सभी बताइएगा। इसमें व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है। ये वर्ड आपको ध्यान देना है, जो भाषा संघ प्रणाली में विशेष महत्व अगर पूछा जाता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है, व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा। भाषा संसर्ग प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष महत्व दिया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली। हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, और आप जानते हैं शिक्षक भर्ती में इसका कितना जिक्र है, मनोवैज्ञानिक का, साइकोलॉजी का। ठीक है, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण विधियाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित जो प्रणाली है वह पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ये अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। लेकिन जो आपकी आगमन, निगमन और भाषा संसर्ग प्रणाली या विधि है, ये तीनों जो विधियां हैं, ये आपके व्याकरण शिक्षण में मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। लेकिन पाठ्य पुस्तक प्रणाली यह अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है। आप सभी शिक्षक हैं, आप बच्चों को क्या करते हैं, गद्यांश को शुद्ध पढ़कर बताते हैं। लेकिन बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनता भी है। तो हमें या इसे हम क्या कह सकते हैं, आप शुद्ध गद्यांश शुद्धता पूर्वक बच्चों को पढ़कर बताते हैं। बच्चे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहेंगे, आदर्श वाचन यहाँ पे हम कहा जाएगा।
आदर्श वाचन। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर। निगमन विधि का जिक्र हुआ है, आगमन, निगमन विधि, ठीक है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये जो महत्वपूर्ण विधियां हैं इसका वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। निगमन विधि पूछा जा रहा है, तो निगमन विधि जो हमारी कहलाती है, कौन सी विधि, ये सभी लोग बताइए। मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक है, कुछ कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, सभी बताइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि निगमन विधि कौन सी विधि कहलाती है, मनोवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक, या इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर मत देखिएगा, अपने से थोड़ा सा सर्च कीजिए और खोजिए, हमारा उत्तर गलत भी हो सकता है, ठीक है, जो हम नहीं बोलते हैं। इसलिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हमारा उत्तर कॉपी नहीं करना है, आपको सर्च करना है, खोजना है, अपने मन मस्तिष्क के द्वारा रिप्लाई करना है। प्रासंगिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, प्रासंगिक अवस्था, और ये अवस्था कौन सी कहलाएगी, ये भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उत्तर की, आंसर की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक जो है भाषा सीखता है, किसके द्वारा सीखता है, पहले सुनता है, फिर उस पर निरीक्षण करता है, फिर अनुसरण करता है। प्रारंभिक अवस्था, जब बच्चे पहले विद्यालय में जाता है या ट्यूशन में जाता है तो बच्चा पहले क्या करता है, शिक्षक का, अध्यापक अध्यापिका का, टीचर्स का श्रवण करता है, सुनता है, फिर उस पर निरीक्षण करता है, फिर उसका अनुसरण करता है। निरीक्षण मतलब ये भी देखता है ना बच्चा कि शिक्षक जो है सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, निरीक्षण भी करेगा, इसके बाद ही आपका बच्चा वह अनुसरण करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी को नमस्कार करते हैं और आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, मैं छोटी छोटी बातें बीच में कहता रहता हूँ, जो आपके अंदर मेरी कोशिश है मोटिवेशन बना रहे। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, अक्सर बच्चे का होगा, आप भी बचपन से गुजर चुके हैं, अगर ऐसा बच्चा है कि अगर आप अपने या कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं आप लोग, अगर आप अपने रूम में, आप अपने क्लास में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं तो आप गलत रूम में हैं या तो गलत स्कूल में हैं, ये जान लीजिएगा। अगर आप सबसे पहले आप अपने आप में होशियार मानते हैं तो आप गलत कक्षा में हैं, या गलत विद्यार्थी हैं, या गलत स्कूल में हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त जो विधि कहलाती है वह हमारी आगमन विधि कहलाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये बच्चों के लिए मोटिवेशन था। और देखिए, हमेशा देखिए, ज्ञान वो सोना है जो कमाया पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं पर ज्ञान को नहीं किया जा सकता। ज्ञान ऐसा सोना है जो कमाया जा को क्या है, कमाया नहीं जा सकता। पैसों की व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं लेकिन ज्ञान को नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान वह सोना है, उस सुनहरे अवसर को प्राप्त कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। बेहतर या बेटर, बेहतर या बेटर, दोनों चीज़ें सेम है, समझने वाली बात है। मौन वाचन से लाभ क्या होता है, अक्सर हम जब मौन वाचन करते हैं, एक रूम में बंद होकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जब मौन वाचन करते हैं, मौन पठन करते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है, उसका लाभ यह होता है अवकाश के समय सदुपयोग कर लेते हैं, छुट्टी के समय मौन वाचन, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो शिक्षण में, टीचिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह क्या होता है, मेथड्स में क्या होता है, सभी बताइए, उद्देश्य का निर्धारण होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, इस प्रश्न को हम मोस्ट कैटेगरी पर रखेंगे साथियों, ठीक है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वह कौन सा होता है, वह होते हैं 8। जी हाँ, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य 8 होते हैं। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पे ध्यान देता है, और आप जीतने वाले विद्यार्थी हैं, आप जीतने वाले भाई बहन हैं, ये आपको ध्यान देना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस किस्मत पे भरोसे नहीं बैठना है, अपने कर्म पर, अपने कार्य के भरोसे बैठना है, ठीक है। तो शैक्षिक मूल्यांकन के जो 8 उद्देश्य हमने बताए थे, ये 8 उद्देश्यों में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, एक निदान होता है, एक अन्वेषण एवं शोध कार्य है, संशोधन है, और एक है अभिभावकों। टोटल 8 उद्देश्य होते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं, जो निदान विधि है या निदान परीक्षण विधि के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी हम बात करेंगे। पहले समझ लीजिए, व्यक्ति केंद्रित परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के 2 रूप होते हैं। पहला होता है व्यक्ति केंद्रित, इस परीक्षण में बालक की विशेष कमजोरियों अथवा विशेषता का परिचय प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है
समूह केंद्रित। इसमें विशिष्ट समूह की सामूहिक त्रुटियों अथवा कमजोरियों को जो है ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपको बताना है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है और जीवन से जुड़ने का सिद्धांत भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके बाद 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। साथियों, रेखीय अभिक्रमिक अन्वेषण का दूसरा नाम क्या है? ये जो हमें महत्वपूर्ण विधियों के बारे में हमने बताया था, महत्वपूर्ण विधियां 100% हमने आपको बताया था। वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जरूर आप जानते होंगे। 200 महत्वपूर्ण विधियों की हमने बात की थी। जी हाँ, हम इंड स्क्रीन पर वीडियो भी दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। रेखीय अभिक्रमिक अन्वेषण का दूसरा नाम होता है बाह्य अभिक्रमिक अन्वेषण। रेखीय मतलब बाह्य। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी शंका हो, संदेश हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर्सनल संदेश हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय मानी जाती है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिमृत विधि, अनुदेशन विधि कह सकते हैं इसको, अनुकरण विधि कह सकते हैं। तो ऐसी विधि जो अपेक्षाकृत व्यवसायाध्याय मानी जाती है तो वह विधि कहलाती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। क्या है साथियों? जो सूक्ष्म शिक्षण है वह अध्यापन नियंत्रित का एक अभ्यास सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी? ये सूक्ष्म समझ गए हैं, पहचान गए हैं, और वह आपका एलन और यू, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप लोग समझ गए होंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अध्यापक का सहमत में सिर हिलाना किस पुनर्वलन के अंतर्गत आता है? अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे, आप बच्चों को जो समझाते हैं कि 2+2 बच्चे हो गए तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर 2+2 4 हो गए, समझ गए, सिर हिला देते हैं। तो ये जो किस पुनर्वलन का अंतर्गत आता है? जो हम डेली करते हैं वही सारी साइकोलॉजी, वही मनोविज्ञान है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन कहलाता है। अशाब्दिक मतलब बोल कर नहीं, केवल हिलाकर, एक संकेत के द्वारा, इसलिए यह अशाब्दिक हो गया। ठीक है, तो अध्यापक का सहमत से सिर हिलाना, बच्चे का किसी भी व्यक्ति का सहमति होकर सिर हिलाना, वह कहलाता है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न जो है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम, ये सारे घटक जो हैं किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो ये गांठ बांध कर याद कर लेना जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम, ये सारे जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के या उद्दीपन परिवर्तन कौशल सूक्ष्म शिक्षण के घटक कहला जाते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सारे नोट्स पीडीएफ फाइल, लगभग आपको 1000+ नोट्स पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ये नोट कर लेना है। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पे 3 कौशल दिए गए हैं, एक कौशल नहीं दिया गया है, वह होता है कौन सा, सभी बताइएगा। श्रवण, पठन, लेखन, ये जो उद्देश्य हैं इनके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं कौशलात्मक। मैंने कहा ना कौशल के नाम दिए गए, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कौशलात्मक यह उद्देश्य कहला जाते हैं। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सीतावाद्य, वाद्य आपने पढ़ा होगा, माँ सरस्वती की अभिनंदना प्रार्थना करते हैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के साथ सुनहरे अवसर के लिए। तो सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? एक श्रव्य है, यहाँ पे हम सुनते हैं बढ़िया, ठीक है, अच्छी धुन लगती है। और माँ सरस्वती की एक बार वंदना भी नाम आ गया है तो जिक्र आ गया है। हमने स्कूल में पढ़ा करते थे, आरती किया करते थे, आज भी हमें याद है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, मात भवानी जग कल्याणी, मात भवानी जग कल्याणी, वेदों ने तेरी महिमा न जानी,
जय 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 हो वीरावाणी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है। तो मूल्यांकन शिक्षण में आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है साथियों? ब्लूम के द्वारा। जब भी आयाम शब्द है, ये नोट कर लीजिएगा, आयाम का किसके साथ जिक्र हुआ है? ब्लूम के साथ जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ब्लूम मतलब आयाम, आयाम मतलब ब्लूम, ये दोनों। ठीक है, तो मूल्यांकन शिक्षण में आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा किया गया था, नोट कर लेना है। और सबसे बेस्ट प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? 28 मिनट, 30 मिनट, 42 मिनट या 36 मिनट होती है? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न अब तक के जो ये हम प्रश्न किए हैं। ठीक है, 25 प्रश्न की इस पार्ट में सबसे बेस्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कौन है, और इसको हम वीवीआईपी प्रश्न करेक्टी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की दृष्टि से संभावित प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण की चक्र की जो अवधि कहलाती है 36 मिनट कहलाती है। और ये 36 मिनट कैसे कैसे आते हैं ये भी हम बात करेंगे। शिक्षण के 6 मिनट होते हैं, प्रतिपुष्ट के 6 मिनट होते हैं, पुनः पाठ योजना के 12 मिनट होते हैं, पुनः शिक्षण के 6 मिनट होते हैं, पुनः प्रतिपुष्ट के 6 मिनट होते हैं, यानी सभी के 6 मिनट होते हैं, केवल पुनः पाठ योजना के 12 मिनट होते हैं। इन सबको मिलाकर सूक्ष्म शिक्षण चक्र 36 मिनट का पूरा संपूर्ण होता है। इसके टोटल 6 चरण हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण को चक्र को पूरा होने में मानक जो समय अवधि है वह 36 मिनट है, आधे घंटे से ज्यादा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि इकाई योजना का पद नहीं। तो पहले ये जान लीजिए इकाई योजना के पद कौन कौन है। शिक्षण विद्यार्थी क्रियाएं निश्चित करना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, संपूर्ण इकाई को जो है उप विभागों में बांटना, ये तीनों इकाई योजना के पद हैं। लेकिन आपका जो प्रस्तावना प्रश्न लिखना, ये कोई इकाई योजना का पद नहीं होता है, यूनिट योजना का पद नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी आपका 100 प्रश्न है जो कि आज के पार्ट का मॉक क्वेश्चन रहेगा। और आज के पार्ट का मॉक क्वेश्चन यह है कि सूत्र लेख विधि का उद्देश्य क्या नहीं है? लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, एकाग्र चित्ता का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। तो सूत्र लेखन विधि का क्या उद्देश्य नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। 3 उद्देश्य हैं और एक नहीं है, वही आपको चूज करना है। और 25 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके कमेंट का वेट करता रहूँगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। और अंत में एक चीज़ और बोलूँगा कि मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर देना है, मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर देना है कि जीतना है भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास लिख के देना है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रश्न हमने किया है, 25 प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा प्रिपरेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सी टेट एंड एमपी टेट, यूपी टेट, रीट ऑल टीटी एग्जाम की बात करेंगे। देर न करते ये 35 प्रश्न रहेंगे। आपका स्कोर डिपेंड करता है कि इस 35 में, इस पार्ट में आपका फीडबैक कितना है। और ये 135 प्रश्न बहुत ही लाजवाब है आपके। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। आज आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मौसम का परिवर्तन है, मौसम की परिवर्तन की वजह से तबीयत थोड़ा समझ में आप लोगों को ऑलरेडी आ गई होगी, लेकिन फिर भी कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग फीडबैक करते हैं, तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है। बाहरी शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, क्लास तो करना ही है। तो चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आज के पार्ट नंबर 4 का। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। जी हाँ, अक्सर हम ये शब्द घरों में उपयोग करते हैं कि फलाने ने ये बताया था, फलाने ने किया था। क्या आपने ऐसा प्रश्न भी सुना है कि फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है? जी हाँ, फलालेन एक बोर्ड भी होता है और इस बोर्ड का प्रयोग चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है। किसके लिए? फलालेन बोर्ड का प्रयोग किस पर किया जाता है? चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, अनुकरण वाचन के भेद बताना है। सभी बताइएगा। जी हाँ, 2, 3, 4, 5 कितने भेद होते हैं अनुकरण वाचन के? सभी बताइएगा। देखिए, अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। कितने होते साथियों? 2 भेद होते हैं। अब आपका जवाब होगा कौन कौन से होते हैं, ये भी हम बता देंगे। देखिए, अनुकरण वाचन समझ लेते हैं।
कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत द्वारा जो उसको दोहराए जाने से संबंधित होता है वह अनुकरण वाचन होता है। अक्सर देखते होंगे शिक्षक दोहराते हैं, बच्चों द्वारा जो उसको दोहराया जाता है, या शिक्षक कहते हैं हमने आज आपको क्या बताया, तो बच्चे जब दोहराते हैं तो क्या कहलाता है, अनुकरण वाचन। और इसके दो भेद होते हैं, एक होता है संवेद वाचन, दूसरा होता है व्यक्तित्व वाचन। ये दोनों वाचनों के हमने लिखा भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। संवेद वाचन का अर्थ होता है एक जगह पर एकत्रित होना। सामूहिक वाचन ही संवेद वाचन कहलाता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। और जो आपका व्यक्तित्व वाचन होता है, ये कक्षा में एक बार में एक विद्यार्थी द्वारा पाठ का वाचन करने से संबंधित होता है। ये किस पर होता है, यानी ग्रुप में नहीं होता है। ये माध्यमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो संवेद वाचन का प्राइमरी में छोटी कक्षाओं में, व्यक्तित्व वाचन का माध्यमिक कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों चीजें भी आपको समझते जाना है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है, सभी बताइएगा। देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन जब भी जिक्र होता है, इसमें प्रभावी रूप से बल देने का जिक्र होता है, तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया था। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप जानते हैं एग्जाम में, अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो ये जान लीजिए, अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं होता है, तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखिए, मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना उद्देश्य होता है। मूल्यांकन में रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना होता है। तो क्या उद्देश्य नहीं होता, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। और ये पूछा जाए कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये हमारे उद्देश्य हो जाएंगे। थर्ड हमारा उद्देश्य नहीं होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जो स्क्रीन पर दिया गया कि स्वर में उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। अक्सर जो स्वर में उतार चढ़ाव देखते हैं, तो ये उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, सभी बताइएगा। जी हाँ, जो ये उतार चढ़ाव होता है, इसको अक्षर, लय, स्वर शैली या इनमें से कोई नहीं क्या बोला जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि शिक्षक क्या बोलते हैं बच्चों से, आप भी बोलते होंगे कि शैली से पढ़ना है, स्वर शैली से पढ़ना है। कोई भी कविता है, श्रवण है, शैली से पढ़ी जाती है। जैसे वीर की है तो वीर से बोलेंगे। अक्सर मैं एक एग्जाम्पल सबसे ज्यादा देता हूँ, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी खूब लड़ी मर्दानी आता है ना, तो अपने आप आपके हाथों की मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी वीर रस का उदाहरण है। तो उतार चढ़ाव जो होता है स्वर में, वह क्या कहलाती है, स्वर शैली कहला जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं होता। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना यह उद्देश्य नहीं होता है। बाकी आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। चित्र एवं विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो यह दोस्तों यांत्रिक और दृश्य सामग्री होती है। जी हाँ, देखिए कोई टीम नहीं है, वन मैन आर्मी यहाँ पे टीम है, स्वयं मैं क्रिएट करता हूँ, तो हो सकता है कई क्वेश्चन कॉपी भी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों का साथ मिलता है, आप लोगों को प्यार मिलता है, आप लोगों का फीडबैक मिलता है। इसीलिए जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। साथियों, चित्र विस्तारक यंत्र का जब भी जिक्र होता है, जी हाँ, किसकी बात करेंगे, चित्र विस्तारक यंत्र जिस प्रकार की सहायक सामग्री होती है वह होता है यांत्रिक दृश्य सामग्री। चित्र विस्तारक अगर यंत्र पूछा जाए, यांत्रिक दृश्य सामग्री, ये अपने माइंड पे बैठा लेना है, अपने माइंड पे स्टोरेज कर लेना है। भाषा दक्षता, जिसे हम कौशल कहते हैं, दक्षता मतलब होता है कौशल। तो भाषा कौशल विकास किया जा सकता है या भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है, तो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी किया जा सकता है, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर भी किया जा सकता है, और शब्द रचना का ज्ञान कराकर भी किया जा सकता है। यानी उपरोक्त सभी के अनुसार जो है भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप क्या होते हैं। तो रचना शिक्षण का मुख्य रूप हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या बताए हैं, 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं साथियों, सभी कमेंट कीजिए, 2 रूप। ये 2 रूप कौन कौन से होते हैं,
ये भी जानना जरूरी है। खोद खोद कर हम लाएंगे, प्रत्येक प्रश्न को डिटेल के साथ बात करेंगे। कहीं से भी प्रश्न आए, आपसे बनना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो रचना शिक्षण के एक होता है निर्देशित रचना। यह माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए समांतर निर्देशित रचनाओं पर इस पर बल दिया जाता है। दूसरी होती है मुक्त या स्वतंत्र रचना। ये दूसरे प्रकार की लिखित रचना या मुक्त स्वतंत्र रचना कहलाती है। इसमें लेखक को भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वेच्छानुसार शब्दों का चयन कर विषय वस्तु को संयोजित करने की स्वतंत्रता रहती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्वतंत्र रचना के कुछ प्रकार है, जैसे यात्रा वृत्तांत, प्रकृति वर्णन, जीवनी लेखन। ये क्या है? स्वतंत्र रचना। ये भी आपको ध्यान देना है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? तो पहले ये जान लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण में उत्साह वर्धन, अभ्यास, सहानुभूत होता है, उपहास नहीं होता है उपचारात्मक में, क्योंकि उपचार किया जा रहा है। और किसी का भी उपचार अगर उपहास से किया जाए, हंसी उड़ा कर किया जाए, ठीक है, तो ये गलत, बच्चे से नहीं बनता है। तो बच्चे को प्यार प्रेम से समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए, उपहास देकर नहीं, किससे बनता नहीं है। देखो ये इतना वो है, ठीक है। तो उसको बच्चे को उपहास देंगे तो नेगेटिविटी जाती है, और उपहास शब्द ही अपने आप में एक नेगेटिव है। किसी का भी उपहास हो, एक उपहास से आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी जो महाभारत है एक उपहास से ही बनी है। महाभारत सभी देखे होंगे, केवल एक उपहास से, और वो उपहास आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्योंकि आज की क्लास में हम 35 प्रश्न कर रहे हैं। भाषा शिक्षण की सुतलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं होता? ये क्या होता है? दोनों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो भाषा शिक्षण के शुद्ध लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। लेकिन वर्तनी को दोष करना यह शुद्ध लेखन का नहीं होता, क्योंकि लेखन का संबंध वर्तनी से नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सा भाषा है? जी हाँ, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि। यहीं से भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया था, क्योंकि भाषा शिक्षण के सूत्र विधि की बात करते हैं तो संस्कृत ही होता है मूल स्रोत, ठीक है। और यह विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है, अर्थात इसमें व्याकरणिक नियमों को कुछ उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से बच्चों को या बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सूत्र प्रणाली के द्वारा संक्षिप्त सूत्र याद कराए जाते हैं। सूत्र प्रणाली सामान्यतः दोषयुक्त होती है। तो सूत्र प्रणाली कौन सी होती है? एक दोषयुक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें याद कराया जाता है, और जहाँ पे याद शब्द आएगा नेगेटिविटी होगा, नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होती है? किस स्तर के लिए उपयोगी होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, टीचर एग्जाम में अव्वल आना, अपने सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी का कमेंट यहाँ पे आना चाहिए। लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि उपयोगी होती है वह प्रारंभिक स्तर के लिए होती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना होता है। बच्चे से क्यों बुलाया जाता है? बच्चा बोलेगा, गलती कहीं करेगा तो शिक्षक उसको बताएंगे, दोहराएंगे कि ऐसा नहीं बोलना, इसको ऐसा बोला जाता है, शुद्ध पड़ेगा। तो वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण? उच्चारण। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिगम की संपूर्णता होती है। देखिए, अधिगम की जो संपूर्णता होती है वह किससे होती है? इकाई योजना से, ठीक है। अधिगम की जो संपूर्णता है वह इकाई योजना से होती है। और लेखन कला का विकास किससे होता है? तो लेखन कला का जो विकास होता है वह अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो इसको पकड़ के चलता है जीवन भर सुखी रहता है, अपने सपने को साकार करता है, क्योंकि अभ्यास प्रैक्टिस किसी भी का भी हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी पार्ट हो, किसी का भी हिस्सा हो, अभ्यास प्रैक्टिस से वह सर्वोपरि बनता है, सर्वोत्कृष्ट बन जाता है। हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। कोई भी परीक्षण हो, देखिए एक बार में सफल नहीं होता, कई बार यहाँ पे अभ्यास होते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, पैरासीटामोल जो बुखार के लिए है, नाइस जो गोली है, टैबलेट है, वह दर्द के लिए है, तो कहीं ना कहीं इस पर कई सारे आविष्कार हुए हैं, ठीक है।
तो हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है वह उपलब्धि परीक्षण के। तो जो उपलब्धि शब्द है ना, ये ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, कई दिन रात जागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है? पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना चाहिए, उस पर निदान कर लेना चाहिए। इसके बाद ही भैया हम कारण जानेंगे ना, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तभी उस पर हम उपचार करेंगे। तो निदान भी ढूंढना बहुत जरूरी है, और विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना चाहिए। ये दो चीजें उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये आवश्यक नहीं है, ये उपचार बहुत जरूरी है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो आप सभी जानते हैं जो व्याकरण की शिक्षा है वह पाठ्य पुस्तक, निगमन, आगमन, इन तीनों विधियों पर दी जाती है स्वतंत्र रूप से। लेकिन भाषा संसर्ग विधि में जो है स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से जो है भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न वीवीआईपी प्रश्न है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? किसकी बात करेंगे? बीएस ब्लूम का जिक्र हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बीएस ब्लूम का जब भी जिक्र होता है इसमें नवीन आयाम पूछा जा रहा है तो एक ही होता है, वो होता है मूल्यांकन उपागम। जी हाँ, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो बीएस ब्लूम ने शिक्षा में नवीन आयाम मूल्यांकन उपागम दिया है। हर्बर्ट उपागम सभी लोग जानते हैं किसने दिया, सभी कमेंट कीजिएगा। आरसीएम उपागम और मॉरिसन उपागम, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्यांकन उपागम की बीएस ब्लूम का जब भी जिक्र होता है तो मूल्यांकन उपागम की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? विश्लेषण करना तो शब्द से वर्ण का प्रयोग होता है। विश्लेषण करना किसी भी छोटी चीज को बड़ा बताना है, ठीक है। विश्लेषण करना छोटी चीज है उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटना है, तो कोई भी शब्द उसको वर्णों में कर दीजिए। जैसे यहाँ पे शिकार शब्द है, ठीक है, शिकार, अब इसको शिकार शब्द यानी शिकारी करना, तो ये शब्द को वर्ण से तोड़ देना। तो हम यहाँ पे बता देंगे छोटी सी है, बड़ा का है, छोटा रा है। तो इसको हमने क्या कर दिया? विश्लेषण बता दिया, यानी विश्लेषण कर दिया गया। तो शब्द से वर्ण, ये ध्यान देना। अगली जो विधि है इसमें, इस विधि में बताना है कि मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, और यह कथन कौन सी विधि संदर्भ में कहा गया है? सभी बताइएगा। चार आपके गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेष्ट विधि या परोक्ष विधि। तो जिस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो जो यह कथन विधि है ये किस संदर्भ में कहा गया है? यह परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है, परोक्ष, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व। खड़िया का टुकड़ा जिसे हम छुई या चौक बोलते हैं, चौक, उसे खड़िए के टुकड़े भी कहते हैं। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की क्या है? सत्संग गिनी जाती है। किसने कहा है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का कहना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? तो कविता की जो शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली है वह सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि खंडान्वय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। भाषा की दृश्य रचना के रूप बताना है, तो भाषा की दृश्य रचना के दो ही रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रचना की दृश्य, या रचना से तात्पर्य क्या होता है? बच्चों द्वारा मन के विचारों को शुद्ध, रोचक एवं क्रमबद्ध रूप से मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही रचना। यह मौलिक विचारों को सुसंबद्ध एवं अलंकृत भाषा में प्रकट करने से संबंधित होती है। और भाषा की दृश्य रचना के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रचना, दूसरी होती है लिखित रचना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होता है या होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया, किसने कहा है?
लिखाई का कार्य जो है पढ़ाई से पहले शुरू होना चाहिए। बच्चा जब विद्यालय जाता है तिरछी आड़ी रेखा खींचता है, क्यों रीजन भी दिया गया है, क्योंकि पढ़ाई की अपेक्षा लिखाई सरल है। तो लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत है, यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है, यही बताना है। तो यह स्टेटमेंट है श्रीमती मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, जो मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी जो विधि कहलाती है वह कौन सी विधि कहलाती है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो वह विधि कहलाती है व्यतिरेक विधि। जी हाँ, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण जो प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि होती है वह कहलाती है व्यतिरेक विधि। पहला ऑप्शन सही और सटीक हमारा दिया गया है। अगला कि अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व, प्रदर्शन, पाठ के समय छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? तो दो प्रश्न होंगे, किस भूमिका का निर्वाह करता है और नहीं करता है, दोनों पता हो जाएगा। तो अध्यापक यानी आप जो है जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व, प्रदर्शन, पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय जिस भूमिका का निर्वाह करेंगे वह होगा छात्र, शिक्षक और पर्यवेक्षक। लेकिन प्रचारक भूमिका का निर्वाह यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापक शिक्षण के संस्थाओं शिक्षण के पूर्व, प्रदर्शन, पाठ के समय, प्रदर्शन छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय, यहाँ पे छात्र इंपॉर्टेंट है, भूमिका निर्वाह शिक्षक और पर्यवेक्षक। प्रचार का यहाँ पे सबसे ज्यादा भूमिका निर्वाह नहीं होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न का। अनुवाद विधि सिद्धांत पालन करती है। तो अनुवाद जो विधि है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन करती है। अनुवाद करना, अनुवाद करेंगे तो जो चीजें ज्ञात होगी पहले उसको करते हैं, फिर जो ज्ञात होती है वो अपने आप पता चल जाती है। संस्कृत में से होता है, क्योंकि हिंदी की अगर आप हिंदी को थोड़ा बहुत अर्थ जानते हैं, संस्कृत में थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लेते हैं, तो यहाँ वहाँ का अगर आपने अर्थ निकाल लिए तो बीच का अपने आप अर्थ निकल जाता है। तो अनुवाद विधि का सिद्धांत पालन करती है, वह ज्ञात से अज्ञात की ओर पालन करती है। ये सारे एग्जाम्पल हम जो डेली करते हैं, ठीक है, हम प्रयोग करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल हैं। मैं कहीं और सिर्फ बुक से नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। ये जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं ना, वो अपने आप एग्जाम्पल निकल आता है। तो भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? तो भाषा संसर्ग विधि को समझ लीजिए, इस विधि में 3 कथन सत्य दिए गए हैं और ये कथन असत्य दिया गया है। तो पहले हम सत्य कथन की बात करेंगे। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का व्यवहारिक प्रयोग सिखाना चाहिए। व्याकरण शिक्षण को समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन भाषा संसर्ग विधि में कौन सा कथन असत्य है कि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग शिक्षण करवाया जाए? यह भाषा संसर्ग विधि में असत्य दिया गया है, क्योंकि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। तो भाषा संसर्ग के अकॉर्डिंग यह असत्य है, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, 4 से 5 प्रश्न और बचे हुए हैं साथियों। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? वह कहलाती है प्रदर्शन। जी हाँ साथियों, प्रदर्शन विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि। प्रश्न आ गया कि शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है, वह होती प्रदर्शन विधि। प्रश्न आ गया कि वह कौन सी विधि है जिसका उदाहरण प्रारंभिक व्यवहार का आधार है? वह हमारी है प्रदर्शन विधि। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर यानी मैं विजय जायसवाल आपके कमेंट का, फीडबैक का स्वागत, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप ही बताइए आपको क्या करना चाहिए। विद्यार्थी यानी जो बच्चे हैं उनकी अधिगम की योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय संबंधित कठिनाई को समझना है। तो एक शिक्षक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न करना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न? बोधपूर्वक प्रश्न करने चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जैसे सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? पॉलाव, टालमैन, B.F. स्किनर या रॉबर्ट M. गैने की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब है।
तो मनोवैज्ञानिक जैसे सूक्ष्म शिक्षण जिस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित होता है वह हमारा कहता है टॉलमैन। इसको टालना ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि बी एफ स्किनर का कहना सही बताइए, इसको मत टालिएगा क्योंकि इसको कहने वाले बी एफ स्किनर है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण जिस मनोवैज्ञानिक के अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है वह है बी एफ स्किनर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, तो चूहे और कबूतर का जिक्र होता है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर किया, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कोहलबर्ग का जिक्र होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, शिक्षार्थी विद्यार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्कसंगत बोध के ही किसी विधि में रटने को जो विवश होता है वह समवाय विधि है, सूत्र विधि है, अभिक्रमिक अनुदेशन है या व्याकरण अनुवाद विधि है। देखिए साथियों, शिक्षार्थी विद्यार्थी बिना गंभीर चिंतन या तर्कसंगत बोध के ही जिस विधि में रटने को विवश हो जाता है वह हमारी विधि कौन सी कहलाती है, सूत्र विधि। सूत्र को रटना होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी माइनस प्लस बी बराबर होता है ना, नहीं होता है, सभी बताइए। एक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपको याद करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन कौन सा होता है। तो दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन होता है कि प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व तो पृथक स्तरीय होगा। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन क्या दिया गया है कि प्रत्येक दल जो है सदस्य का उत्तरदायित्व तो पृथक स्तरीय, पृथक मतलब होता है अलग, एक स्तरीय होगा, स्तरीय मतलब स्तर, ठीक है। तो ये रहे 135 प्रश्न हमने कर दिया है और इसके पहले 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 135 का है। ये क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी में जो टॉप क्वेश्चन है। हिंदी टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपके 15 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे क्योंकि आपको पता है ये 15 में से आप लोग 6 से 7 नंबर तो ऑलरेडी सिंपल कर लेते हैं। जो और आपके 6 से 7 ये 6 से 8 नंबर होता है जो आप नहीं कर पाते हैं वह आप कहाँ से करेंगे, ये वीडियो, ये पार्ट, ये पूरा क्लास देखने के बाद ऑलरेडी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा होगा, फीडबैक भी दिया होगा। अभिनंदन, स्वागत है, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।